Assalamu alaikum students. I am your biology teacher from Honors Kindergarten and Secondary School Lahore. Welcome to my first online lecture of class 9 biology, and my topic is chapter number 4, cells and tissues. In this chapter you will learn about microscopy, emergence of cell theory, what is cell, its structure and functions, types of cells, eukaryotic and prokaryotic cells, cell size, transportation from cells by different processes. Now, first of all, what is microscopy? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। यानी जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्रिएचर्स को देखने के लिए जो कि हमें नेकेड आई से नहीं नज़र आ सकते, तो इसके लिए माइक्रोस्कोपी की जाती है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट जेड जेनिसन इन 1590। दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं इन माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन इज़ इंक्रीज इन दी साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो अपेरेंट साइज़ होता है किसी भी चीज़ का उसको बड़ा करके साइज़ में दिखाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और रेजोल्यूशन, अगर उस इमेज को क्लियर करके दिखाया जाए तो उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। नाउ द फोटोग्राफ विच आर टेकन फ्रॉम माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ, और ऐसी तमाम फोटोग्राफ्स जो कि माइक्रोस्कोप से ली जाती हैं उनको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। नाउ वी स्टडीड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, majorly light microscope and compound, or you can say simple microscope, or second is electron microscope. Simple microscope work by passing visible light through specimen. इस माइक्रोस्कोप के लिए विजिबल लाइट का होना ज़रूरी है जो कि क्रॉस करती है हमारे ऑब्जेक्ट से और फिर उसके बाद ये आपको क्लियर करके दिखाती है। लाइट माइक्रोस्कोप जिसके अंदर मिरर लगा होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500 टाइम्स, यानी सिर्फ 1500 टाइम्स ये बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। और रेजोल्यूशन इसकी 0.2 माइक्रोमीटर है, यानी जिन ऑब्जेक्ट का साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा होगा तो लाइट माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करवा सकता है। सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी मेजर रिसर्चेस में ये माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनका साइज़ 0.2 नैनोमीटर या उससे लेस देन होता है, जैसे कि वायरसेस हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफिकेशन इज़ 250,000 टाइम, यानी इतना ज़्यादा ये मैग्नीफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। Look at this picture. These are certain types of simple microscope. It is very first microscope. After that, it is a simple microscope with a mirror, and there is a compound microscope which is electrically connected. Types of electron microscope. There are two types of electron microscope. Scanning electron microscope, which is also called SEM, and transmission electron microscope, which is called TEM. यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो इस मॉनिटर पर डिस्प्ले होती हैं। ओके, और यहाँ इस चैम्बर में ऑब्जेक्ट होता है। Now look at this. These are certain micrographs taken by electron microscope. This one is a mosquito head and eye. Okay, SEM माइक्रोग्राफ जितने भी जो आउटर ऑब्जेक्ट होते हैं या आउटर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो उसको डिफाइन कर सकता है। जबकि TEM जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आई लुक एट दिस, इट इज़ द व्यू ऑफ एन एनिमल सेल, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को ये ऑब्जर्व करवा सकता है TEM माइक्रोस्कोप। Cell theory. What is cell theory? Cell theory was proposed by a different scientist, but finally, three scientists, Sean Sheridan and Rudolf Virchow, prescribed the final structure of cell theory. According to them, all organisms are composed of one or more cell, यानी हर ऑर्गेनिज्म या तो पूरी उसकी एक बॉडी ही तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, या एक सेल पर कंपोज होती है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ सेल्स से कंबाइन होकर बनता है और एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है या ऑर्गेनिज्म बनाता है। नंबर सेकंड, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सेल तमाम जो है जानदारों में सबसे छोटा लिविंग थिंग है और ये बेसिक यूनिट है हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ का, यानी विदाउट सेल देयर इज़ नो लाइफ।
सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल कब बनता है? जब पहले से मौजूद कोई पेरेंट बॉडी होती है और वो डिवाइड करती है और न्यू सेल्स फॉर्म करवाती है। Now, what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. यानी हमारी हर जानदार का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इट इज़ सेल। यानी सेल से ही मिलकर हमारी बॉडी कंपोज होती है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल होगा, और मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें मुख्तलिफ सेल्स या फिर टाइप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो है मौजूद होंगे। मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स मे बी प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। What are the parts of cell? Plasma membrane, which is the outermost covering, cytoplasm, which is the innermost portion of the cell, and nucleus, which control all the activities of cell. Now let us see different organelles. What is cell wall? Cell wall, it is a non-living, provide shape, strength and protection to cell. क्या करती है सेल वॉल? सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, और स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसके इनसाइड स्ट्रक्चर्स को। लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। लुक एट दिस, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। It is divided into primary cell wall and secondary cell wall. Okay, the outer layer of plant cell wall is a primary wall, and cellulose is the most chemical in plant cells. Okay, whereas in fungi, chitin is present in a cell wall, and in bacterium, peptidoglycan, which is a complex of amino acids and sugars, is present in a cell wall, primary cell wall. In some cells, secondary cell wall is also present. ठीक है, जैसे कि जाइलम सेल्स हैं, ये कहाँ मौजूद होती है? इन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। इट इज़ मच थिकर, ज़्यादा थिक होती है, एंड इट पजेस अ पोर्स। ओके, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है दूसरे सेल्स का, और इन पोर्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म, यानी कि बिल्कुल बारीक सी लेयर होती है जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। इसका फंक्शन क्या है? एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये कुछ मटेरियल को अपने अंदर से क्रॉस करने देगा और कुछ को नहीं करने देगा। इट इज़ कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अलाउ सम मटेरियल और मॉलिक्यूल्स टू अक्रॉस इट। सेंस केमिकल मैसेजेस एंड आइडेंटिफाई अदर सेल, यानी केमिकल मैसेजेस कन्वे करता है और दूसरे सेल को भी आइडेंटिफाई करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, लुक एट दिस, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, इसमें लिपिड बाइलेयर है, यानी डबल लेयर है लिपिड की, जिसके साथ फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होता है। दी आउटर वन इज़ अ हाइड्रोफिलिक एंड, जो कि जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं, वेयर सेकेंड वन इज़ दी हाइड्रोफोबिक एंड, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते हैं। What is cytoplasm? It is a semi-viscous and semi-transparent substance lies between cell membrane and nucleus, यानी सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग है और न्यूक्लियस जो कि इनसाइड स्ट्रक्चर है, उसके दरमियान में जो पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ आइंस मौजूद होते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के लिए। What is the composition of cytoplasm? Cytosol. Cytosol is a clear liquid portion. Inclusions, non-living metabolites are also present, and organelles which are perfect structure or they performing a specific duty inside the cell. These are minute structures of cells. Students, let us see what are cell organelles. They possess a specific shape and functions inside the cell. यानी इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर। लुक एट दिस, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इट पजेस डिफरेंट ऑर्गेनल्स। These are nucleus, ribosomes, mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, centrioles, and vacuoles. Now, first of all, what is nucleus?
Nucleus control all the activities of cell. It is called the controlling unit of cell. Why? Because it possesses a DNA structure, or you can say it possesses a chromosomes, and chromosomes structure are formed by the DNAs. DNA possesses a loop which possesses the genes. Okay. Now in this structure, it is describing here that chromosome are duplicated while during in cell division. ओके वैसे ये कंडेंस फॉर्म या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या क्रोमेटिन फॉर्म में होगा. देयर इज अ न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच possess a pore, okay, which are called the nuclear pores. Mitochondria. Mitochondria is also called the powerhouse of the cell. Okay, and it is also present in plant as well as in animals. और इसका काम क्या होता है कि ये फूड जो भी आता है उसको मेटाबोलाइज करता है. ओके, और फिर उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, लुक एट दिस. देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन and inner membrane of mitochondria. Inner membrane possesses a cristae or a structure which provide a more space area for cellular respiration. Plastids. प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस प्लांट पिगमेंट ऑर्गेनेलाई. ये सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होता है और इसकी 3 टाइप्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ओके, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, it is bound by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane give rise to a sacs called thylakoids. ठीक है, ये इस तरह के थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये जो गोल गोल बने हुए हैं, दीज आर द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड. इसको ग्रैनम भी कहा जाता है. ग्रैनम फ्लोट करता रहता है इनर साइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है. ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस जगह सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होती है, यानी फूड फॉर्म करता है या ग्लूकोज फॉर्म करता है प्लांट खुद से. ओके, उसके अलावा क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट. इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स. क्रोमोप्लास्ट इज द सेकेंड टाइप and it contain a pigment associated with bright colors of flower, petals and fruits. ओके, यानी पॉलिनेशन या डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट के वक्त जो इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करता है. ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड एंड दे आर कलरलेस. और ये कलरलेस क्यों? ये स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स को. ओके, ये उस जगह पर प्लांट के मौजूद होते हैं जहाँ पर प्लांट ने अपना फूड स्टोर करना होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ER. These are network of interconnected channel and they extend from cell membrane to nuclear envelope. There are of further 2 types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट लैक्स राइबोसोम्स, यानी इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, यानी बिल्कुल ऊपर से स्मूथ होगा. और इसका फंक्शन क्या है? ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को जो कि सेल के अंदर एंटर होते हैं. जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम possesses a ribosome on its surface. That's why it is called rough endoplasmic reticulum. Okay, and due to presence of ribosome, protein synthesis occur, or it is the site of protein synthesis. Golgi bodies. Golgi bodies, these are called the packaging factories of the cell. Okay, ये भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती है. और ये क्या करती है कि जो मुख्तलिफ वेसाइकल फॉर्म करती है, यानी जितनी भी प्रोटीन फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एंटर होती हैं और फिर वो राइबोसोम के पास आकर आप देखें कि इसके सिस रीजन के अंदर वेसाइकल्स एंटर हो रहे हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. मीडियल रीजन में जाते हैं, पैकेजिंग होती है, ट्रांस रीजन में जाते हैं, नए वेसाइकल फॉर्म होते हैं और फिर उसके बाद ट्रांस रीजन से जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं वेसाइकल्स, जिनको कहा जाता है गोल्जी वेसाइकल्स. और फिर ये क्या करती हैं कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं उस जगह पर जहाँ पर ये प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज. यहाँ पर जो है अमीनो एसिड्स जो हैं वो आकर असम्बल होते हैं.
राइबोसोम्स पर, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोटीन फॉर्म करवाते हैं। राइबोसोम वैसे तो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जिस वक्त प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आ जाते हैं, दैट फॉर्म अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। It is found in a two shape structure. These are larger subunit and smaller subunits. लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, अमीनो एसिड्स जो है उसको कैप्चर करते हैं और फिर उसके बाद पूरी प्रोटीन की स्ट्रेंड बना लेते हैं ऑफ अमीनो एसिड्स। लाइजोसोम्स का काम है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो जितने और ऐसे मटेरियल है जो कि नहीं रिक्वायर होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं या फिर फैगोसिटाइज कर देते हैं। फैगोसिटाइज ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल इनगल्फ करता है ऐसे लार्जर मॉलिक्यूल्स को और फिर उसके बाद अपने एंजाइम्स के ज़रिए से उसको डाइजेस्ट कर देता है। लाइजोसोम पसेस एन एंजाइम विच आर कॉल्ड द लाइजोजाइम्स, और वो उस मटेरियल पे या मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद वेसिकल्स फॉर्म करवाते हैं और फिर बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सोसाइटोसिस इसको सेल से बाहर निकाल देते हैं। दीज आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, और इसका काम क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म करता है और फिर उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स अटैच करवाते हैं। सेंट्रोज सेंट्रियोल जो है पेयर फॉर्म में होंगे तो उसको सेंट्रोजोम कहा जाता है। ओके, एंड दी सेंट्रोजोम पता है माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द सेंट्रियोल्स, और ये क्या करती हैं कि ये एक्सटेंड हो जाती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वैक्यूल्स, मुख्तलिफ वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं सेल के अंदर विच आर फूड वैक्यूल्स, सम गोल्जी वैक्यूल्स आपने देखे कि जिसके अंदर प्रोटीन्स थी। ओके, लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वेसिकल फॉर्म करने के बाद एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये तमाम जो है वैक्यूल्स जो कि इंक्लूजन बॉडीज़ कंटेन करती है और उसके बाद जो है उसमें ये मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स नहीं रिक्वायर होते हैं उनको सेल से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से निकाल देती है। Now let us review different cell organelles. Look at this. It is the structure of cell. It possesses a nucleus which is called the control center, or control unit. It controls all the activities of cell. ओके, लाइसोसोम विच इज़ कॉल्ड द क्लीनिंग क्रू, ये फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को जो नहीं रिक्वायर होते उनको ख़त्म कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल बाय बिकॉज इट गिव एनर्जी टू द सेल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। साइटोस्केलेटन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इंटरगेटिव प्रोवाइड करता है टू द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड द असेंबली लाइन वाई बिकॉज इट पजेज अ राइबोसोम विच आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि ये पैकेजिंग कर रहे हैं, और दीज आर कॉल्ड द पैकेजिंग फैक्ट्रीज, और ये मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स होती हैं उनको वेसिकल फॉर्म करवाती हैं इनकी। राइबोसोम्स क्या करती हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्क बेंचेस जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सिक्योरिटी गेट, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है और फ्यू मॉलिक्यूल्स को खाली क्रॉस करने देती है। ओके, now what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell types? Prokaryotic cells possess which are much simpler, and eukaryotic cell which are complex in structure. Prokaryotic cell जैसे कि बैक्टीरियम है, it possess a plasma membrane and it is also possess a cell wall structure. Cytoplasm is also there. DNA in prokaryotic cell is scattered. ओके, और इसमें जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिड मौजूद होता है जो कि पसेस करता है मुख्तलिफ जीन्स को। न्यूक्लियर रीजन तो है लेकिन एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता। साइज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिर्फ 0.1 to 10 माइक्रोन मीटर साइज़ होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज़ हैं। उसके अलावा इट पजेस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इनसाइड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स इनसाइड दैम, यानी स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक है जिसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, और जो साइज़ है यूकैरियोटिक सेल का वो 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर तक भी हो सकता है। ओके, दीज आर द डिफरेंसेस। नो व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय द सेल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रही है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल।
It is majorly divided into active transport and passive transport. Active transport is also called the energy dependent. Why? Because it is against concentration gradient. यानी मॉलिक्यूल्स को मूव करना पड़ता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. इट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके. और इस जाहिर है जब वो कोई भी चीज़ अगेंस्ट जाएगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तो उसको एनर्जी रिक्वायर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसमें हम डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप. सेकेंड वन इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट विच इज़ नॉट एनर्जी डिपेंडेंट. यानी एनर्जी इसमें नहीं रिक्वायर है और इसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेंगे. The examples of passive transport are diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration. ठीक है, ये सारे जो है वो passive transport की टाइप हैं. Now look at this diagram. डिफ्यूजन जो कि सिंपली अकर होती है और इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और इसमें कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर नहीं होती और मॉलिक्यूल्स जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई मेम्ब्रेन हो लेकिन ये ईज़िली क्रॉस कर सकते हैं. ओके. यानी अगर मेम्ब्रेन है भी तो भी ये ईज़िली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज़ हो जाते हैं. ओके. इसको अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहा जाता है. जैसे कि सेल से सेल मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है, ये इजीली मूव हो सकती हैं. गैस एक्सचेंज है फ्रॉम गिल्स एंड लंग्स, दे अकर बाय दिस प्रोसेस. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें देन इट रिक्वायर सर्टन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. इट इज़ कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी कोई फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है जिसके ज़रिए से जो है वो कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है. ओके. एंड देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है जिसमें इसमें सॉल्वेंट मूव करता है. यानी वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यानी जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वाटर भी उस जगह पर मूव कर जाएगा. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड दी ऑस्मोसिस एंड इट इज़ ऑल्सो अकर बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. आपकी बुक में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है? जिसमें ज़्यादा सोल्यूट मौजूद होते हैं. ठीक है. तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जहाँ पर भी होगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ मूव करेंगे. हाइपोटोनिक सोल्यूशन है जिसमें लेस सोल्यूट मौजूद है, जिसमें से अगर लेस सोल्यूट होगा तो उस जगह से वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे दूसरी तरफ. आइसोटोनिक सोल्यूशन है जिसमें जो है दोनों तरफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम कंसंट्रेशन के होंगे. ठीक है. तो इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं ऑन पेज नंबर 70 एंड 71 और एंड यू शुड स्टडी दैम. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस किस तरह से होती है? ये मुख्तलिफ जैसे कि लाइसोसोम है, ये फैगोसाइटाइज करते हैं या फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें वो इंगल्फ करता है लार्जर मॉलिक्यूल्स को. पिनोसाइटोसिस वो है जिसमें ड्रिंकिंग प्रोसेस इसको कहा जाए, जिसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो ईजिली एंटर हो जाते हैं इनसाइड द सेल. इट इज़ कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस एंड इट रिक्वायर एनर्जी. एक्सोसाइटोसिस कैसा प्रोसेस है? जिसमें मटीरियल आउटसाइड ऑफ द सेल जाएगा या फिर आउट ऑफ द सेल, जैसे कि मुख्तलिफ वेसाइकल जो फॉर्म होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से एंटर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे. Now look at this. It is the processes involved in transport. First of all, look at this type of passive transport: diffusion and osmosis. In diffusion, oxygen and carbon dioxide only diffuse from higher concentration to lower concentration and it is plasma membrane. Facilitated diffusion में प्रोटीन इसके अंदर होगी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होंगे मटेरियल एंड नो एनर्जी एक्सपेंडिचर. ऑस्मोसिस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स कौन से? वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. दूसरा जो है वो हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है. दैट्स वाई एनर्जी एक्सपेंडिचर और एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Now how active transport occur? It is occur by sodium potassium pump. कैरियर प्रोटीन्स हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम एंड दे यूज़ एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इसे मॉलिक्यूल्स को मूव करना होता है.
ओके, इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर, ओके, एंड देयर इज़ अ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन. ओके, in resting position, a nerve cell इन अ रेस्टिंग नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स अगर होती है तो ये पंप जो है वो सेंड करता है एनर्जी टू मेंटेन हायर कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल. यानी कि हायर कंसनट्रेशन कहाँ किसकी हो जाएगी, पोटेशियम की, और सोडियम की कम हो जाएगी. इसमें यूजुअली जो है वो न्यूरॉन सेल के अंदर अगर एग्जांपल अगर आप देखें तो उसके अंदर इस तरह से मूवमेंट होती है. ठीक है, यानी एक्टिवली सोडियम मूव करेगी फ्रॉम आउटसाइड द सेल. ओके, और उसकी अगेंस्ट जो है वो पोटेशियम एंटर होगी. जब ये इस तरह से वो एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स होती है तो फिर प्रोटीन एक्सपेंडिचर रिक्वायर होता है और फिर उस तरह से मॉलिक्यूल मूव कर जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन. नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ tissues which are called the animal and plant tissues. First of all, we discuss what is animal tissue. Animal tissues are, look at this, these are certain examples. Epithelial cells, squamous epithelium है, क्यूबाइडल एपिथीलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है, कॉलमिनर एपिथीलियम जिसमें कॉलम्स बने हुए हैं, सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथीलियम है जिसके अंदर ऊपर सीलिया मौजूद है जैसे कि वो लंग कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं. कुछ मसल टिश्यूज़ हैं जो कि कार्डियक मसल हैं तो वो स्पेसिफिकली जो है वो हार्ड मसल्स हैं. ठीक है, दीज आर स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री यानी कि हमारी कंट्रोल में नहीं होती, अंडर दे आर नॉट इन अंडर विल ऑफ आवर ब्रेन. ओके, फिर सेकंड आप देखें यहाँ पे स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं. स्केलेटल मसल विच आर स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री मसल यानी कि जो कि स्केलेटल के साथ साथ मौजूद हैं और ये क्या करते हैं कि ये हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा कुछ ऐसे हैं स्मूथ मसल्स जो कि इस नॉन स्ट्रेटेड है और इनवॉलेंट्री इन नेचर है यानी कि हमारी कंट्रोल में नहीं है. देयर आर सर्टन कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द बॉडी जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, कार्टिलेज है, बोन्स हैं. नर्व टिश्यूज़ हैं जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पजेस करते हैं, दे पजेस द न्यूरॉन सेल्स. प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो कि अपाइकल रीजन में यानी कि रूट्स वगैरह में मौजूद है और फिर उस तरह इनकी ग्रोथ होती चली जाती है और ये एब्जॉर्ब करते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ हैं जो कि परमानेंटली मौजूद है जैसे एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं या ग्राउंड टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के अंदर. सपोर्ट टिश्यूज़ हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कॉलन कामा एंड स्क्लेरन कामा टिश्यूज़ हैं. कंपाउंड टिश्यूज़ हैं जैसे कि जाइलम टिश्यूज़ एंड फेलम टिश्यूज़ हैं. ओके, जो कि कंडक्ट करवा रहे हैं वाटर को टूवर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और उसके अलावा जो फेलम टिश्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ जो ग्लूकोज कंटेंट होते हैं उसको पूरे सेल प्लांट में लेकर जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का यानी मेजर कनेक्शन है. हैविंग टू टाइप्स प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड कैन एग्जिस्ट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप्स. आपने पढ़ी कि उसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और इस तरह इनके जो है वो सेल स्ट्रक्चर आपने देखे कि डिफरेंट है. कैन बी सीन अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. ये देखे जा सकते हैं मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप की टाइप में यानी जो यूनिसेलुलर हैं या फिर ए सेलुलर जैसे कि वायरसेस हैं ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं लाइक TEM एंड SEM माइक्रोस्कोप. और उसके अलावा अगर 0.2 नैनोमीटर से साइज़ अगर किसी बैक्टीरियम का या सेल का बड़ा है तो वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नज़र आ सकते हैं. सेल ऑर्गेनल मौजूद हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. ऑल द फंक्शन इन सेलुलर बॉडी आर कैरिड आउट बाय दीज ऑर्गेनल्स. और ये तमाम जो सेल के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं ये इन ऑर्गेनल्स की वजह से हो रहे हैं. नाउ स्टूडेंट, you should complete your book work and match the answers given in textbook and on different uh, sites are given here. For more information you should visit all of these sites and you should complete your MCQs on page number 83 and done your different understanding the concept and short question and answer and terms which is on page number 84 and 85. Okay, that's all from my side. Thanks for watching.